हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आहारनाल के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने आहारनाल की एक संरचना पढ़ ली थी और वो हमने पढ़ा था मुख एवं मुखगुहा के बारे में। अब हम सेकंड संरचना के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड संरचना है वो कौन सी है? ग्रसनी है, फेरिंग्स है। ग्रसनी या फेरिंग्स होता है, यह कौन सा भाग है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मुख गुहा होती है, उस मुख गुहा का पश्च भाग होगा, उस मुख गुहा के पश्च भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहा जाता है। तो मुख गुहा का पश्च भाग होगा उसे हम किस नाम से जाना जाता है? ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। और ग्रसनी भाग होगा उसमें आप देखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है? मुख गुहा का पश्च भाग, मुख गुहा का पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। तो मुख गुहा का पश्च भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो मुख गुहा का पश्च भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे? ग्रसनी कहा जाता है। और ग्रसनी होगा वह आपको ध्यान रखना है कि भोजन और वायु दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। तो ग्रसनी भोजन एवं वायु का, ग्रसनी भोजन एवं वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। भोजन एवं वायु का कॉमन मार्ग है, संयुक्त मार्ग है या उभयनिष्ठ मार्ग है? तो आप ध्यान देंगे संयुक्त मार्ग है या किस प्रकार का? उभयनिष्ठ मार्ग है। यानी इसमें भोजन और वायु दोनों होते हैं, वह ग्रसनी से होते हुए ग्रासनाल एवं श्वास नली में प्रवेश करते हैं। देखिए ध्यान दें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रसनी भाग होता है ये ग्रसनी भाग है और ग्रसनी भाग होगा उससे होते हुए जो वायु होती हैं और वायु आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये द्वार उपस्थित है जिसे हम क्या कहते हैं? घाटी द्वार कहते हैं। तो घाटी द्वार से होते हुए किस में प्रवेश करेगी? श्वास नली में प्रवेश करती है। ये भाग है, ये कौन सा भाग है? श्वास नली है, ये हमें ध्यान रखना है। और भोजन होगा वह भोजन आपको ध्यान रखना निगल द्वार से, कौन से द्वार से? निगल द्वार की सहायता से या निगल द्वार के द्वारा किस में प्रवेश करेगा? तो आपको क्या ध्यान रखना, ये भाग है पीछे का जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रास नली कहा जाता है या जिसे हम क्या कहेंगे? इसोफेगस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ग्रास नली या इसोफेगस होगा उसमें जाकर के और खुलता है। तो आप ध्यान देंगे कि ग्रसनी होती है वह भोजन और वायु दोनों का संयुक्त मार्ग है। ग्रसनी से होते हुए भोजन निगल द्वार से किस में प्रवेश करता है? ग्रास नली में प्रवेश करता है तथा वायु घाटी द्वार से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। तो इन दोनों का ये किस प्रकार का मार्ग हो जाएगा? संयुक्त मार्ग होता है, कॉमन पथ होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रसनी की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ग्रसनी की संरचना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हमें ध्यान रखना है? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये भाग है जो कि कोमल तालु था उसका पिछला भाग होता है और पीछे का भाग एक अंगुली नुमा प्रवर्ध के रूप में नीचे की ओर लटका रहता है जिसे हम युवला कहते हैं। और युवला होती है उसके ऊपर का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नासाग्रसनी कहा जाता है। तो नासाग्रसनी हो जाएगा पृष्ठ भाग, जबकि नासाग्रसनी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। तो नासाग्रसनी या नेजोफेरिंग्स होगा। दूसरा भाग कौन सा होगा? तो आपको जानना है नासाग्रसनी होगी उसमें जो युवला, उसके बाद में अदर भाग होगा जो कि युवला के नीचे का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी का भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे? मुख ग्रसनी या उसे हम ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। तो ओरोफेरिंग्स हो गया। और तीसरा भाग होता है जो कि नीचे की ओर उपस्थित होता है, कंठ के पास नीचे की उपस्थित होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? तो आपको देखते हैं कंठ ग्रसनी कहा जाता है। तो कंठ ग्रसनी या इसे हम क्या कहेंगे? लेरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है।
तो इस प्रकार से लैरिंगोफेरिंक्स से कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो यहाँ आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ भाग, और पृष्ठ भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो नासाग्रसनी कहा जाता है। पृष्ठ भाग जिसे हम क्या कहेंगे, नासाग्रसनी कहा जाता है। दूसरा भाग होगा वो कौन सा होगा, अधर भाग, और अधर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अधर भाग को हम कहेंगे मुख ग्रसनी। ये दोनों भाग है युवला के पृष्ठ और अधर तल में स्थित होते हैं। तीसरा भाग आपको ध्यान रखना है, पश्च भाग होता है, और पश्च भाग होगा जो कि कंठ के नीचे उपस्थित होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, कंठ ग्रसनी कहा जाता है, या इस भाग को अधोग्रसनी भी कह सकते हैं, हाइपोफेरिंक्स भी कहा जा सकता है। तो ये 3 भाग होते हैं, उससे ग्रसनी मिलकर के बनी होती है। तो ये था किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। तो ग्रसनी के बारे में आप लिखेंगे कि मुख गुहा का पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी भोजन एवं वायु दोनों का संयुक्त मार्ग है। ग्रसनी से होते हुए भोजन होगा वह निगल द्वार की सहायता से ग्रासनली में प्रवेश करता है, तथा वायु होती है वह घाटी द्वार से होते हुए किसमें प्रवेश करती है, श्वास नली में प्रवेश करती है। घाटी द्वार के ऊपर ध्यान दीजिए, एक फ्लैप नुमा संरचना उपस्थित होती है। घाटी द्वार उसके ऊपर ये संरचना दिखा दे रही है, ये कौन सी संरचना है, तो एक फ्लैप नुमा संरचना उपस्थित, एक पल्ला उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस, या जिसे हम क्या कहेंगे, घाटी ढक्कन कहा जाता है। एपिग्लोटिस, या जिसे हम क्या कहेंगे, घाटी ढक्कन, जो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है, भोजन जाने से रोकता है। तो इस प्रकार से ये भाग होगा, उस भाग को हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो घाटी द्वार के ऊपर एक उपस्थिति में पल्ला या फ्लैप उपस्थित होता है, और इस पल्ला या जो फ्लैप होता है उस फ्लैप को हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे, इस फ्लैप को हम एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, एपिग्लोटिस के बारे में। फिर उसके बाद में ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पृष्ठ भाग नासाग्रसनी, अधर भाग मुख ग्रसनी, और पश्च भाग होगा उसे कंठ ग्रसनी कहते हैं। तो ये तो था किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। अब हम देखेंगे ग्रसनी के बाद में वो आपको ध्यान रखना है, अगला भाग कौन सा हो जाएगा, ग्रासनाल या ग्रासनली होती है। तो नेक्स्ट भाग हम देखेंगे ग्रासनली या ग्रासनाल के बारे में। ग्रसनी से आगे का भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रासनाल कहा जाता है। तो देखिए, ग्रसनी से आगे का भाग होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रासनाल के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद में तीसरा भाग जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रासनली कहा जाता है, या इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसोफेगस कहा जाता है। तो इसोफेगस कहेंगे। ग्रासनली होगी, यह आपको ध्यान रखना है, ग्रसनी से आगे की लंबी कुंडली, ग्रसनी एवं आमाशय के मध्य, ग्रसनी एवं आमाशय के मध्य स्थित होती है। यह किसके मध्य उपस्थित होती है, ग्रासनली। तो आप ध्यान देंगे ग्रसनी एवं आमाशय के मध्य स्थित होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई होती है वह लगभग कितनी होती हैं, तो आप ध्यान देंगे लगभग 25 सेंटीमीटर होती हैं, 25 सेंटीमीटर होती हैं। यह आपको ध्यान रखना एक प्रकार की सीधी संकरी नलिका है। ये किस प्रकार की नलिका है, तो आप ध्यान देंगे यह एक सीधी संकरी नलिका है। तो इस प्रकार से ये सीधी और किस प्रकार की नलिका है, संकरी नलिका है। उस नलिका को हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है
इस नलिका को हम कहते हैं वह ग्रास नाल कहा जाता है। ऊपर की ओर तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो ऊपर की ओर भाग होता है वो तो होता है ग्रसनी। इधर का भाग होगा वो कौन सा होगा, ग्रसनी। नीचे की ओर कौन सा भाग खुलेगा, आमाशय। उनके मध्य का भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली होती हैं यह पेशियों से बनी होती हैं और इनमें कर्माकुंचन गति पाई जाती है और कर्माकुंचन गति के फलस्वरूप भोजन होगा वह ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे यह भाग होगा उसके पीछे का उसे हम आमाशय कहेंगे और आमाशय में भोजन होगा वह प्रवेश करेगा वो किसके माध्यम से करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ग्रसनी से आमाशय में भोजन प्रवेश करेगा वह इसी भाग के माध्यम से करता है, ग्रास नली के माध्यम से करता है। तो आप ध्यान देंगे ग्रास नली में कौन सी गति पाई जाती है, तो आप ध्यान देंगे कर्माकुंचन गति पाई जाती है। तो ग्रास नली की पेशियों में कौन सी गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति, जिसके फलस्वरूप भोजन ग्रसनी से किसमें प्रवेश करेगा, आमाशय में प्रवेश करता है। तो ग्रसनी से भोजन होगा वह आमाशय में प्रवेश करता है वह किसकी सहायता से करता है, तो ग्रास नली में पाई जाने वाली कर्माकुंचन गति की सहायता से करता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए ग्रास नली होती है उसके अंदर कोई पाचक ग्रंथि उपस्थित नहीं होती हैं। ग्रास नली में पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है, पाचक ग्रंथियों का अभाव होता है या कोई पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियों का क्या होता है, अभाव होता है या कोई पाचक रस स्त्रावित नहीं होता है। यहाँ पर कोई पाचक रस स्त्रावित नहीं होता है लेकिन कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है इसमें, कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। म्यूकस सेल्स पाई जाते हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है और ये श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं वह किसका स्त्रावन करेगी, श्लेष्मा का। तो ये श्लेष्म ग्रंथियाँ श्लेष्मा का स्त्रावन करती है जो भोजन को लचलचा बनाती हैं। भोजन को कैसा बनाती हैं, तो लचलचा बनाती है। वह कौन सा भाग बनाती हैं, तो आप ध्यान देंगे यह जो ग्रास नली में उपस्थित म्यूकस ग्रंथियाँ होती हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो ये था तीसरा भाग, वो कौन सा हमें ध्यान रखना है, ग्रास नली के बारे में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगला जो भाग होगा उस भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय कहा जाता है। तो ग्रास नली होगी वह आगे जाकर किस में खुलती है, आमाशय या स्टोमच में खुलती है। ग्रास नली आमाशय में खुलती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है जो कि एक जे आकार की पेशीय रचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है जो जे आकार की, यानी किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। जे आकार का पेशीय अंग है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जे आकार का पेशीय अंग होगा उसे हम क्या कहेंगे, आमाशय कहा जाता है। तो आप देखेंगे ग्रास नली पीछे की ओर आमाशय में खुलती है। आमाशय जे आकार का पेशीय अंग है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का यानी सबसे अधिक व्यास वाला भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है वो कौन सा होता है, तो आप ध्यान देंगे सबसे चौड़ा भाग होता है जिसका व्यास सबसे अधिक होता है वह भाग कौन सा होगा, आमाशय होता है। आमाशय होगा उसमें आप ध्यान देंगे तो 3 भागों में इसको विभेदित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो आमाशय होगा उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक आमाशय का जो चौड़ा भाग होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कॉर्डियक भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्डियक भाग या जठरा आगम भाग कहते हैं, जठरागम भाग कहा जाता है। तो कॉर्डियक भाग या जिसे हम क्या कहेंगे, जठरागम भाग कहते हैं। दूसरा जो कि किस ओर उपस्थित होता है, ग्रास नली की ओर उपस्थित होता है। दूसरा भाग जो आमाशय का मुख्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंडिस भाग कहा जाता है। तो इस प्रकार से फंडस भाग या कई बार फंडिस भाग लिख देते हैं, एक ही बात है, फंडस भाग होता है। और तीसरा भाग जो आमाशय का होता है उस तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं, तो आपको देखते हैं तीसरा भाग होगा उसे हम पाइलोरिक आमाशय कहा जाता है।
या पाइलोरिक भाग कहेंगे, या इस पाइलोरिक भाग को हम क्या कहते हैं, जठरा निर्गम भाग कहा जाता है। तो ये जठरा निर्गम भाग होगा। इस प्रकार से आमाशय 3 भागों में विभेदित होता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है आमाशय को? 3 भागों में बांटा जा सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला भाग कॉर्डियक या जठरागम भाग, दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, फंडस भाग, और तीसरा भाग कौन सा होता है, पाइलोरिक या जठरा निर्गम भाग होता है। आमाशय का ग्रास नली की ओर स्थित चौड़ा भाग होगा, उसे हम कॉर्डियक या जठरागम भाग कहा जाता है। आमाशय का मुख्य भाग जो हम कुल आमाशय का 80% भाग बनाता है उसे फंडिस भाग कहते हैं। आमाशय का पक्ष भाग जो छोटी आंत में खुलता है उसे जठरा निर्गम भाग या पाइलोरिक भाग कहा जाता है। तो ये 3 भाग हमें ध्यान रखना है। आमाशय में आप ध्यान देंगे तो 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। आमाशय में 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवरोधनियाँ? तो आप ध्यान देंगे पहला भाग कौन सा है, जठरागम भाग है, और जठरागम भाग होता है उसकी अवरोधनी को हम क्या कहेंगे, जठरागम अवरोधनी कहा जाता है। तो पहली अवरोधनी हो जाएगी कौन सी, जठरागम अवरोधनी। 2 अवरोधनी उपस्थित होती हैं। पहली अवरोधनी कौन सी हो जाएगी, जठरागम अवरोधनी, या जठरागम अवरोधनी को ही हम क्या कहेंगे, कॉर्डियक अवरोधनी भी कहा जाता है। तो जठरागम अवरोधनी को ही हम क्या कहेंगे, कॉर्डियक अवरोधनी कहा जाता है। कॉर्डियक भाग होगा तो कॉर्डियक अवरोधनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से पहला भाग कौन सा हो जाएगा, कॉर्डियक अवरोधनी। दूसरी कौन सी अवरोधनी उपस्थित होती है, तो आपको जानते हैं ये ग्रहणी भाग है। ये पीछे की ओर कौन सा भाग है, तो आपको जानते हैं छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, ड्यूडेनम भाग है। उस ड्यूडेनम भाग और आमाशय के मध्य की जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको जानते हैं पाइलोरिक अवरोधनी या जठरा निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। पाइलोरिक या जिसे हम क्या कहेंगे, जठरा निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के स्प्रिंटर या अवरोधनी उपस्थित होती हैं। पहली अवरोधनी आपको ध्यान रखनी है, जठरागम या कॉर्डियक अवरोधनी। इस प्रकार की अवरोधनी होती हैं वह ग्रास नलियम आमाशय के मध्य उपस्थित होती हैं, जो कि भोजन को पुनः ग्रास नली में जाने से रोकती है। जो भोजन को पुनः ग्रास नली में जाने से रोकने का कार्य करती हैं। तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, तो जठरागम अवरोधनी या कॉर्डियक अवरोधनी कहा जाता है। यह अवरोधनी किसके मध्य उपस्थित है, तो आपको आमाशय एवं ग्रहणी के मध्य, आमाशय एवं ग्रहणी के मध्य उपस्थित होती हैं। यह आमाशय एवं ग्रहणी को विभाजित करती है। यह आमाशय से ग्रहणी में भोजन के निकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो यह आमाशय से ग्रहणी में भोजन के निकास को नियंत्रित करती हैं, उसे हम पाइलोरिक या जठरा निर्गम अवरोधनी कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में, आमाशय के बारे में, कि आमाशय होता है ये, इसमें आप ध्यान देंगे तो क्या ध्यान रखना है, ग्रास नली का अग्र चौड़ा भाग आमाशय कहलाता है। यह जे आकार का पेशीय अंग है। आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, कॉर्डियक या जठरागम भाग, फंडिस भाग और पाइलोरिक भाग। कॉर्डियक भाग आमाशय का ग्रास नली की ओर स्थित भाग होगा, उसे कॉर्डियक भाग कहा जाता है। आमाशय का मध्य जो भाग होता है, जो 80% आमाशय का निर्माण करता है, उसे फंडिस भाग कहते हैं। इसमें ही अधिकांश पाचक रसों का स्त्रावण होता है। पाइलोरिक भाग या जठरा निर्गम भाग, आमाशय का पक्ष भाग जो ग्रहणी में खुलता है, उसे पाइलोरिक या जठरा निर्गम भाग कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें 2 प्रकार की अवरोधनी, जठरागम अवरोधनी या कॉर्डियक अवरोधनी, और पाइलोरिक या जठरा निर्गम अवरोधनी उपस्थित होती हैं। तो ये भाग है वो कौन सा भाग है, आमाशय के बारे में हमें ध्यान रखना है कि आमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये था आमाशय के बारे में। अब हम नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर देखेंगे वो आंत के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे छोटी आंत के बारे में और उसके बाद में बड़ी आंत के बारे में देखेंगे।